वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग से पूछे ही जाएंगे, तो आप लोग के 3 से 4 वीडियो आएगी। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखकर पेपर देने जाइएगा, जिससे कि आप लोग के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप लोग को कॉपी लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनसे उनको भी हेल्प मिले। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग के बुक का ही नाम है ज्ञान और पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले आप लोग को ज्ञान के बारे में जानकारी होना चाहिए कि हम ज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञान और सूचना में संबंध क्या होता है, इसको हम कैसे 2 भागों में बांट सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि ज्ञान क्या होता है। तो ज्ञान का अर्थ होता है जानना, ज्ञात होना आदि के संबंध में लिया जाता है। ज्ञान को प्रकाशमय माना गया है। ज्ञान का स्वरूप है किसी वस्तु को प्रकाशित करना, मतलब जिस प्रकार दीपक निकटस्थ वस्तुओं को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ज्ञान भी वस्तु को प्रकाशित करता है। इस ज्ञान को ईश्वर प्रदत्त अर्थात सत्य प्रदत्त माना गया है। सत्य और ज्ञान एक ही वस्तु है। तो देखिए, ज्ञान का मतलब हो, अगर हमें किसी वस्तु के बारे में जानकारी हो गई है या हमें कोई जानकारी मिली है वो सच है, तो उसे हम ज्ञान मान सकते हैं कि हाँ, हमें इस चीज का ज्ञान हो चुका है। तो देखिए, विकिपीडिया के अनुसार देखिए 2 से 3 मनोवैज्ञानिक के जो उन्होंने अपने अनुसार जो प्रस्तुत किए थे मत, उसको आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि उसको आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे तो जिससे आप लोग के अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं विकिपीडिया के अनुसार, ज्ञान लोग के भौतिक तथा बौद्धिक सामाजिक क्रियाकलाप की उपसंकेतों के रूप में जगत की वस्तुनिष्ठ गुणों और संबंध, प्राकृतिक और मानवीय तत्वों के बारे में विचार को अभिव्यक्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ज्ञान के प्रकार कितने होते हैं। और देखिए, ज्ञान के प्रकार से आप लोग से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, फिक्स है कि पूछे जाएंगे। तो चलिए इसको पहले बिल्कुल डिटेल से हम लोग समझते हैं। ज्ञान के विभिन्न प्रकारों को निम्नलिखित रूप में समझाया जा सकता है। ज्ञान के प्रमुख 3 रूप होते हैं: आगमनात्मक ज्ञान, प्रयोगमूलक ज्ञान और प्रयोगात्मक ज्ञान होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं आगमनात्मक ज्ञान हम किसे कहेंगे। तो देखिए, इस प्रकार का ज्ञान हमारे अनुभव तथा निरीक्षण पर आधारित है। जॉन लॉक, देखिए मेन पॉइंट आप लोग याद करते हुए चलिएगा, जिससे कि आप लोग को कॉपी लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आगमनात्मक ज्ञान पूछते तो आप लोग को इनके मतलब जॉन लॉक के नाम याद होने चाहिए। तो देखिए, जॉन लॉक इस प्रकार के ज्ञान के प्रवर्तक हैं। उनके मत अनुसार बालक का मन जन्म के समय कोरी पट्टियों के समान होता है। यानी कोरी पट्टियों का मतलब कि बिल्कुल स्वच्छ होता है, जो चाहे हम उसके दिमाग में भर सकते हैं, जैसी भाषा चाहे वैसे सिखा सकते हैं, या जो हम चाहे बच्चे से करवा सकते हैं। जैसे जैसे अनुभव मिलते जाते हैं, अनुभव का मतलब बच्चे बड़ों से सीखते हैं, तो उनसे जैसे जैसे अनुभव मिलते जाते हैं इस पट्टियों पर लेखन होने लगता है। इससे तात्पर्य है कि ज्ञान अनुभवों द्वारा बुद्धि प्राप्त करता रहता है। शिक्षा में इस प्रकार के ज्ञान के प्रवर्तक कहे जाते हैं। तो ये आप लोग को उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा कि आगमनात्मक ज्ञान क्या है। चलिए अगला देखिए, सीखने के लिए समग्र अनुभव प्रदान करने चाहिए। इस प्रकार के ज्ञान में अलौकिक का कोई स्थान नहीं होता है। अलौकिक का मतलब जो हमारे सामने नहीं है, लौकिक का मतलब जो हमारे सामने है। तो इसमें कहा गया है कि आगमनात्मक ज्ञान में अलौकिक का कोई स्थान नहीं होता है। प्रयोगमूलक ज्ञान में देखिए दूसरा है प्रयोगमूलक ज्ञान, प्रयोग द्वारा प्राप्त होता है। ऐसी प्रयोजनवादियों का धारणा है एक विचार को अभ्यास में परिवर्तित करने का प्रयास करना एवं ऐसे प्रयास के परिणाम से जो फल प्राप्त होते हैं उनसे सीखना। इस धारणा के अनुसार ज्ञान कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे हम समझे कि वह अनुभव या निरीक्षण से अंतिम रूप से समझी जा सकती है, जबकि हम ऐसी विधियों का प्रयोग करते हैं जैसे आगमन। यह तो कुछ ऐसी वस्तु है जो अनुभव में सक्रिय होती है, एक कृत्य की भांति जो अनुभव को संतोषपूर्ण ढंग से आगे की ओर ले जाती है। अगला है देखिए प्रयाग अनुभव ज्ञान क्या होता है। ज्ञान स्वयं प्रत्यक्ष की भांति समझ जाता है। प्रत्यक्ष का मतलब कि जो आप लोग के सामने है, आप लोग के सामने इस समय आप लोग की मोबाइल है, आप लोग के हाथ में पेन है, कापी है, तो वो आप लोग के लिए प्रत्यक्ष है। लेकिन जो अभी आप लोग के सामने नहीं है वो आप लोग के लिए अप्रत्यक्ष हो जाएगा। तो देखिए, सिद्धांत जब समझ लिए जाते हैं, सत्य पहचान लिए जाते हैं, फिर उन्हें निरीक्षण, अनुभव या प्रयोग द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस विचारधारा के प्रवर्तक कांट थे, जो कहते थे कि सामान्य सत्य अनुभव से स्वतंत्र होने चाहिए, उन्हें स्वयं में स्पष्ट तथा निश्चित होना चाहिए। गणित का ज्ञान प्राग अनुभव ज्ञान समझा जाता है। तो देखिए, इसके प्रवर्तक कांट थे। चलिए अगला देखते हैं कि ज्ञान के स्रोत कितने होते हैं, ज्ञान को हम किस तरह से प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान के स्रोत
देखते हैं निम्नलिखित है। देखिए ज्ञान के स्रोत 5 माने गए हैं। इंद्रिय अनुभव ज्ञान। इंद्रिय अनुभव में हम अपने इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को मतलब समझते हैं, सोचते हैं। तो ज्ञान इंद्रियों का मतलब हमारे पास 5 इंद्रियाएं हैं। इंद्रिय अनुभव में हम अपने इंद्रियों से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जैसे मनुष्य ज्ञान इंद्रियों द्वारा ही संसार की वस्तुओं के संपर्क में आता है। जब कोई वस्तु हमारे संपर्क में आती है तो वह एक संवेदना उत्पन्न करती है। यह संवेदना ज्ञान इंद्रियों को उत्तेजना मिलने के ही कारण होती है। यह संवेदना वस्तु का ज्ञान प्रदान करती है। जब इन संवेदनाओं का अर्थ प्रदान हो जाता है और तब हमें वस्तु को प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। यह प्रत्यक्षीकरण हमें उस वस्तु को जानकारी देती है। देखिए हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। यानी हम अपने हाथों से किसी चीज को टच करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, आंखों से देख करके प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे पास ज्ञान इंद्रिया है। तो पहला है आप लोग का इंद्रिय अनुभव। तो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना। देखिए प्रत्यक्षीकरण चेतन मन में अवधारणाएं उत्पन्न करती है। हमारा ज्ञान न अवधारणाओं पर ही निर्भर होता है। इंद्रिय अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की अनुभववादी, तार्किक, प्रत्यक्षवादी, यथार्थवादी तथा विज्ञानवादी मुख्य स्रोत मानते हैं। देखिए दूसरा है साक्ष्य। साक्ष्य जब हम दूसरों के अनुभव तथा निरीक्षण पर आधारित ज्ञान को मान्यता देते हैं, यानी इसमें हम कोई कार्य नहीं करते हैं। जब हमें दूसरों के अनुभव निरीक्षण पर आधारित ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब कोई लोग दूसरे लोग उस पर अनुभव किए हैं, निरीक्षण किए हैं और उसके बाद हमें बता दिए हैं कि हाँ ये कार्य सही है, तो हम उसको विश्वास मान लेते हैं कि हाँ ये कार्य सही है, भले वो कार्य सही हो गलत हो, हम उसको जांच करने नहीं चाहते हैं, तो उसे हम साक्ष्य ज्ञान कहते हैं। देखिए तो इस साक्ष्य कहा जाता है। साक्ष्य में व्यक्ति स्वयं निरीक्षण नहीं करता, वह दूसरों के निरीक्षण पर ही तथ्य को ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार साक्ष्य दूसरे के अनुभव पर आधारित ज्ञान है। हमारे जीवन में साक्ष्य का बहुत उपयोग किया जाता है। हमने स्वयं बहुत से स्थानों को नहीं देखा है, किंतु जब दूसरे उनका वर्णन करते हैं तो हम उन स्थानों के अस्तित्व में विश्वास करने लगते हैं। देखिए तीसरा है तर्क बुद्धि तथा तर्क बुद्धिवाद। तर्क तथा मानसिक प्रक्रिया है। हमारा बहुत कुछ ज्ञान तर्क पर भी आधारित होता है। हमें अनुभव द्वारा जो संवेदनाएं प्राप्त होती हैं उनको तर्क द्वारा संगठित करके ज्ञान का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार तर्क अनुभव पर कार्य करता है और उसे ज्ञान में परिवर्तन करता है। यानी किसी बात पे तर्क वितर्क करना, उस बात पे चर्चा करना, तो उसके माध्यम से हमें भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगला देखिए अंतःप्रज्ञ दंत अंतःप्रज्ञावाद। अंतःप्रज्ञ तथा अंतःप्रज्ञावाद भी ज्ञान का एक प्रधान स्रोत है। अंतःप्रज्ञा से हमारे तात्पर्य है किसी तथ्य को अपने मन में पा जाना। इसके लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के ज्ञान का एकमात्र प्रमाण यह है कि हमें उसकी निश्चितता तथा वैधता में संदेह नहीं होते, हमारा उस ज्ञान में पूर्ण विश्वास हो जाता है। तो ये अंतःप्रज्ञ तथा अंतःप्रज्ञावाद ज्ञान हो जाएगा। लास्ट देखिए है सत्ता ज्ञान। उच्च शिक्षित द्वारा प्रदत्त ज्ञान। मनोवैज्ञानिकों ने अब यह सिद्ध कर दिया है कि मानव समाज में व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। कुछ मनुष्य अत्यंत प्रतिभाशाली हैं जिनकी संख्या बहुत कम होती है। वे ही ज्ञान के क्षेत्र में नई बातें जोड़ते हैं। जिनके द्वारा दिया गया ज्ञान आकर्ष या प्रतिभा ज्ञान कहलाता है। सामान्य जनों को उनको बताए गए सिद्धांतों या विचारों स्वीकार कर लेने चाहिए। शिक्षा का समस्त पाठ्यक्रम इन महान व्यक्तियों द्वारा जीवन के अनुभव को मत कर निकाले गए मक्खन से परिपूर्ण है। इस पर यदि विश्वास न करे तो शिक्षा क्रम ही समाप्त हो जाएगा। इन महान व्यक्तियों को सत्ता मानना ही चाहिए। इस साधन के उपयोग में भी यही कमी है कि हम उनके विचारों से इतना प्रभावित न हो कि हमारा स्वतंत्र चिंतन ही समाप्त हो जाए। हम इतने अंधविश्वासी न हो जाए कि ज्ञान से विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाए। तो ये आप लोग के 5 ज्ञान इंद्रियां थी और इन 5 ज्ञान इंद्रियों से फिक्स है कि उसी एक ज्ञान इंद्रियों से आप लोग के 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या अगर आप लोगों से इस पे टिप्पणी लिखने को बोल दे 15 नंबर वाले क्वेश्चन में, तो आप लोग को ये सारे याद होने चाहिए। तो आप अच्छे से अपनी कॉपी को लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं ज्ञान और सूचना में समानता क्या है, अंतर क्या है। तो देखिए सामान्यतः हम या हमारा समाज ज्ञान व सूचना के बीच भेद नहीं करता। ज्ञान में अंतर्निहित और मौन विशेषताएं होती है जो सूचना की अपेक्षा सूक्ष्म किस्म की होती हैं, और इस प्रकार हम ज्ञान व सूचना के बीच भेद न करके समाज में से आलोचनात्मक चिंतन को किनारे करते जा रहे हैं। यह केवल जन सामान्य के कारण नहीं बल्कि हमारे समाज के बुद्धिजीवियों के द्वारा भी नजरअंदाज किया जा रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर सैम पेत्रोदा की रिपोर्ट में भी इस अंतर को नजरअंदाज किया गया है।
इस समाज में दो प्रकार के बुद्धिजीवी होते हैं, एक लोक बुद्धिजीवी होते हैं और एक नीति बुद्धिजीवी होते हैं। हमें यह समझना होगा कि दोनों के कार्य क्षेत्र पृथक न होकर एक है लोक नीति एवं संपूर्ण विषय वस्तु है। जहाँ देखिए नीति बुद्धिजीवी किसे कहते हैं। देखिए नीति बुद्धिजीवी अपने ज्ञान को केवल एक लिखित और सिद्धांतिक वस्तुओं मानकर रूपरेखा तैयार कर देते हैं। वही लोक बुद्धिजीवी किसी तथ्य को गहराई से समझने का यत्न करते हैं। यानी देखिए लोक बुद्धिजीवी किसी भी तथ्य जब उनके सामने आता है तो उस पर गहराई मंथन करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, यानी उसको समझने का यत्न करते हैं। ये नीतियाँ के सूक्ष्म तत्वों और नैतिकता के सापेक्ष रखते हैं। समस्या यह है कि 90 के दशक के बाद से भारत में लोक बुद्धिजीवी की अपेक्षा नीति बुद्धिजीवी की अधिक हो गई है। तो उम्मीद है कि लोक बुद्धिजीवी किसे कहते हैं और नीति बुद्धिजीवी किसे कहते हैं ये आप लोग को समझ में आ गया है। लोक बुद्धिजीवी हैं, इनके सामने कोई भी तथ्य आता है तो उस पर गहराई से उसको सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद वो कुछ अपने जवाब देते हैं। लेकिन नीति बुद्धिजीवी इतना डीप तक नहीं सोचते हैं। तो देखिए जिसके कारण आज भारत ज्ञान की उपभोक्ता मात्र बनकर रह गया है। यह केवल ज्ञान का आत्मघात करने की चेष्टा करता है, स्वयं इसकी व्याख्या या नए खोज में रुचि नहीं रखता है और यही कारण है कि भारत अन्य देशों की अपेक्षा काफी पीछे रह गया है। चलिए देखिए कुछ मनोवैज्ञानिकों के नाम आप लोग को याद होने चाहिए कि ज्ञान के बारे में किसने क्या कहा या सूचना के बारे में किसने क्या कहा। तो इनके जो इन्होंने मत प्रस्तुत किए तो ये तो आप लोग के याद होने ही चाहिए, 2 से 3 मत याद होने चाहिए। बाकी आप लोग को कंसेप्ट समझना है, लेकिन उनके मत क्या है उनको समझना होगा। और वो कॉपी जब आप लोग अपनी कॉपी लिखिएगा तो उसमें उसको मेंशन करेंगे तो आप लोग को नंबर अच्छे मिलेंगे। तो देखिए ओटन ने क्या कहा थे। ओटन ने इन दोनों संप्रतियों का वर्णन इसकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर इस प्रकार किए हैं कि सूचना के अर्जन की प्रक्रिया में इसका हस्तांतरण ज्ञान में होता है, वह ज्ञान को सम्मिलित एक सामान्य समझ में व अंततः बुद्धि में होता है। तो अर्जन का मतलब हो कि आसानी से किसी चीज को ग्रहण कर लेना। देखिए जब हम सूचनाओं को ग्रहण करते हैं तब उस सूचना को हमारे मस्तिष्क में व्यवस्थित रूप में रखे जाने की ज्ञान की उत्पत्ति माना जाता है। मस्तिष्क में रखी सूचनाओं को हम अपनी संज्ञानात्मक का मतलब है कि बुद्धि संज्ञानात्मक योग्यताओं के माध्यम से व्यवस्थित कर लेते हैं और समय आने पर उसको पुनः स्मरण कर सकते हैं, यानी फिर उसको हम याद कर सकते हैं, तब वो ज्ञान का रूप ले लेती है। इन्हें सामान्यतः स्मृति में संबंधित माना जाता है। स्मृति यानी मेमोरी। देखिए ज्ञान संपूर्णता है, ज्ञान से संबंधित तथ्य एवं सूचनाएं पूर्ण होनी चाहिए तभी ज्ञान का बोध होता है। यानी ज्ञान हमेशा सत्य होना चाहिए तभी हम उसको ज्ञान मानेंगे। ज्ञान सार्थक होता है अर्थात जिस तथ्य का कोई अर्थ न हो वह ज्ञान नहीं हो सकता। अगला देखिए ज्ञान सत्य पर आधारित होता है, ज्ञान सूचनाओं से मिलकर बनता है और सूचनाएं तथ्यों पर आधारित होती है और तथ्य घटनाओं की सत्यता पर आधारित होती है। इस प्रकार ज्ञान सत्य पर ही आधारित होता है। ज्ञान का हस्तांतरण किया जा सकता है। ज्ञान संज्ञानात्मक योग्यताओं से संबंधित है, यानी ज्ञान हमारे बुद्धि की योग्यताओं से संबंधित है। तो चलिए अब लोग देखते हैं कि ज्ञान और सूचना में अंतर क्या होता है। तो एक तरफ आप लोग अगर पूछे कि ज्ञान और सूचना में अंतर क्या है तो हमेशा आप लोग को ये जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है उसी तरह से आप लोग को लिखना है। तो देखिए ज्ञान प्रत्येक कंसेप्ट को समझना ही ज्ञान है। प्रत्यय से संबंधित तथ्य सूचनाएं कहलाती हैं। अगला देखिए ज्ञान सूचनाओं के माध्यम से ही विकसित होता है, यानी ज्ञान जब हमें किसी चीज की सूचना मिलती है तो उसी के माध्यम से हमारे ज्ञान में वृद्धि होता जाता है। सूचनाएं किसी घटना के अवलोकन के फलस्वरूप विकसित होती है। अगला देखिए ज्ञान हमारे मस्तिष्क में सूचनाओं के संग्रहण के बाद विकसित होता है। सूचनाएं हमारे मस्तिष्क से बाहर उपस्थित तथ्य होते हैं जो स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं। सूचनाएं तथ्यों एवं संदेशों पर निर्भर होती है, ज्ञान सूचनाओं पर निर्भर होती है। देखिए ज्ञान प्राप्ति सोच समझ कर ही पहले करके प्राप्त किया जाता है, यानी जब हमें ज्ञान प्राप्ति होती है तो उसको सोच समझ कर जब हम उसको सही बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे कि हाँ ये सत्य है, ये बातें सत्य है, तभी हम उसको ज्ञान मान सकते हैं। सूचनाएं स्वतंत्र रूप से विद्यमान होती हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए समझना, सोच, विश्लेषण, संश्लेषण और प्रक्रियाओं से गुजारना पड़ता है। अब ये 2 पॉइंट आप लोग के सामने आए हुए हैं। संश्लेषण और विश्लेषण का मतलब क्या होता है। तो विश्लेषण का मतलब होता है कि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई
उस प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे टुकड़ों में करके समझ लेंगे। उसके बाद फिर हम उसका संश्लेषण करेंगे। संश्लेषण के बाद मतलब उसको हम फिर जोड़ देंगे। तो यही है कि विश्लेषण, संश्लेषण से पहले विश्लेषण आता है, विश्लेषण के बाद संश्लेषण आता है। सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किसी घटना का अवलोकन और प्रत्यक्षीकरण करना पड़ता है। ज्ञान में बदलाव आ सकता है। सूचनाएं तथ्यों पर आधारित होने के कारण सदैव एक जैसी बनी रहती है। तो ये आज का क्लास आप लोग का यहीं पे समाप्त होता है और ये आप लोग के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग के क्लास मतलब आप लोग का एग्जाम बहुत पास आ चुका है। तो ये आज आप लोग की फर्स्ट क्लास थी। 2 से 3 क्लास और आप लोग की होगी और सारे सब्जेक्ट का निचोड़ ये है आप लोग का। तो अगर ये आप लोग कुछ भी आज तक नहीं पढ़े हुए हैं, नहीं तैयारी किए हुए हैं, तो ये 3 से 4 क्लास आप लोग देख लेंगे तो अपनी कॉपी बिल्कुल अच्छे से लिख लेंगे और उम्मीद है कि 80% ला ही देंगे आप लोग। और देखिए JLB एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। मैंने ये PDF वहाँ पे अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पेपर से पहले इन सारे पॉइंट्सों को पढ़कर समझकर ही पेपर देने जाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुपों में भी शेयर कर दीजिए।